गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में एक हंसी मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ इस दुआ के साथ कि जनाब आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल तो रख रहे होंगे लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको भी साफ़ रखने की कोशिश किया करें। तो जनाब आज अहले इस्लाम को जागो लाहौर की तरफ से, मेरी तरफ से जुम्मे का अजीम दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दिन का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत सी बात के साथ जो आपके साथ शेयर करती हूँ कि जनाब जिस शख्स से इल्म की कोई बात पूछी जाए और वो अपनी किसी दूसरी बात में मशगूल हो, बस अदब का तकाजा है कि वो पहले अपनी बात पूरी कर ले और फिर पूछने वाले को जवाब दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए थे, महफिल में बैठे हुए थे, उनसे बातें कर रहे थे और इतने में ही ना एक देहाती आपके पास आता है और पूछने लगता है कि क़यामत कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे और बाज़ लोग जो उस वक्त मजलिस में मौजूद थे ये कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और बाज़ ये कहने लगे कि नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात सुनी ही नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बातें पूरी कर ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया? इस देहाती ने कहा, या रसूलल्लाह मैं मौजूद हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ईमानदारी और दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार कर। इसने कहा कि ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार करो। और मेरे ख्याल से इसमें बड़ा एक छुपा हुआ पैगाम भी है हम सब के लिए कि अपनी जो चीज़ें हैं वो उन लोगों के हाथ में नहीं देनी चाहिए जो नालायक होते हैं, जो किसी काबिल नहीं होते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन वो जब उनके हाथ में चीज़ें चली जाती हैं, जब उनके हाथ में कमान चली जाती है तो समझें कि जनाब क़यामत आ चुकी है और आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। तो इसलिए सोच समझ कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और कोई भी फ़ैसला लेना चाहिए और कोई भी फ़ैसला किसी के हाथ देने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। तो ये आज का पैगाम था जनाब जो हमने आपके साथ शेयर किया है। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, अभी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सेगमेंट हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, और जनाब सेहत के हवाले से जब भी बात की जाए तो सबसे पहले ख़याल छोटे बच्चों का आता है क्योंकि नन्हे बच्चों पर वायरस हो या फिर कोई भी बीमारी बहुत जल्दी हमला करती है और जिसके बाइस वालिदैन अपनी औलाद को हाथ में उठाए दरबदर हस्पतालों के धक्के खा रहे होते हैं। और अगर वायरस की बात करें तो बच्चों के लिए सबसे ख़तरनाक पोलियो है और पूरी दुनिया में चंद एक ऐसे ममालिक ही बचे हैं जो अभी तक पोलियो फ्री नहीं करार दिए गए हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान भी उन्हीं में शामिल है। और ये वायरस नन्हे मासूम बच्चों को माजूर कर छोड़ता है, जबकि ज़्यादातर केसेस वालिदैन की लापरवाही की वजह से ही हमारे सामने आते हैं कि लोगों की बातों में आकर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाए जाते और इससे दूसरों का कुछ नहीं जाता बल्कि आपकी औलाद माजूर हो जाती है या फिर मौत के मुँह में भी चली जाती है। और दूसरी जानिब हुकूमत नन्हे बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए सरगर्म भी रहती है और पंजाब हुकूमत की जानिब से डोर टू डोर पोलियो मुहिम का आगाज़ 15 मई से किया गया जिसमें 5 साल से कम उम्र के 1,08,50,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था और इसके 84,000 पोलियो वर्कर्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं। तो इंसदादे पोलियो मुहिम की मुल्क गिर मुहिम का आज तीसरा रोज़ है। क्या अहदाफ मुकम्मल हो सके हैं, लोगों का रुझान कहाँ तक पहुँचा है और क्या क्या मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं हमारे जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं या जो वर्कर्स होते हैं जो ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं, उनके हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है। मोहम्मद बिलाल आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और डॉक्टर जाहिद मुनीर हैं, DHO है लाहौर और प्रिवेंटिव सर्विसेज के। डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी मैडम। डॉक्टर साहब आप ही से शुरू करूंगी। इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है, 15 मई से इसका आगाज़ हुआ है, आज तीसरा रोज़ है। क्या अहदाफ रखा गया था और कितना मुकम्मल कर लिया गया है इन 3 दिनों में? जी मैडम, लाहौर का जो टारगेट है वो 20,85,000 के करीब है और आज कैंपेन का 5वां दिन है
और इससे पहले हमने सारे जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको तकरीबन 12 लाख के करीब बच्चों को हमने पोलियो के कतरे पिला दिए हैं। अच्छा, इन 3 दिनों में? जी, 3 दिनों में। ठीक है। और ये पूरे पंजाब में है या लाहौर में? जी, ये 12 लाहौर, पंजाब के 12 ज़िला में कैंपेन हो रही है जी, और अच्छा। इसके अलावा लाहौर में हो रही है जी। और लाहौर में ये जारी है। और ये कितने दिनों तक ये जारी ये रहने वाली है? मैडम 5+2 है जी, 5 दिन कैंपेन होती है और 2 दिन उस कैंपेन का कैचअप होता है, जिसमें हम जो बच्चे रह जाते हैं जो नॉट अवेलेबल NA चिल्ड्रन, हम उन पे फोकस करते हैं। ठीक है। अच्छा बिलाल, इससे पहले भी बहुत सारी कैंपेन्स हुई हैं, फिर कोई ना कोई पोलियो का जो नताइज हैं, जो रिज़ल्ट है वो मुस्बत आ जाता है, तो कोई ना कोई केस हमारे सामने आ जाता है। तो क्या वजूहात हैं कि हम इससे बच ही नहीं पा रहे हैं, पोलियो फ्री हो ही नहीं पा रहे हैं? देखिए मुनीबा, इसमें सबसे अहम ये चीज़ है कि इसमें सिर्फ पंजाब को या लाहौर को पोलियो फ्री नहीं होना। अच्छा, ये जब तक पूरा पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं हो सकता तब तक हम पोलियो फ्री पाकिस्तान नहीं बन सकते। हमारे ऊपर जो सफरी पाबंदियाँ लगी हैं, जो हमारा ग्रीन पासपोर्ट है उसके ऊपर जो सवालिया निशान है, ख़त्म नहीं हो सकता। खुशाइन बात यह है कि जनवरी 2020 के बाद अब तक पंजाब के अंदर कोई भी पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन लाहौर के अंदर रवां साल के स्टार्ट में जो पोलियो माहौलियाती नमूने जो लिए गए थे, इन्वायरमेंटल सैंपल जो थे सीवरेज के पानी से जो लिए जाते हैं, वो नेगेटिव आ गए थे, पॉजिटिव आ गए थे, जिसको फिर बाद में मुख्तलिफ पोलियो मुहिम स्टार्ट्स की गई। उसके सराउंडिंग्स में जितने घर थे, बच्चे थे, उनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। अब 1 हफ़्ता पहले जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक फरवरी की और मार्च के जो इन्वायरमेंटल सैंपल थे वो भी अब मनफी हो चुके हैं, मतलब अब उनमें वायरस मौजूद नहीं है। ठीक है। इसी तरह पंजाब के अंदर भी ये जो 12 हाई रिस्क इलाकों में इस्लाह में जो शुरू की गई है, अब यहाँ पे भी वो जो वायरस था जो मनफी था वो भी अब तक मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव था, वो मनफी हो चुका हुआ है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर जो इन्वायरमेंटल सैंपल था, जो कि एक होता है कि इस सैंपल अब पॉजिटिव आ गया तो अब कोई ना कोई बच्चा भी शिकार हो सकता है, अब वो खुदा न खास्ता वो ऐसा नहीं हुआ। तो हम ये लेकिन जिस तरह आपने कहा कि 12 अजला में और ये हाई रिस्क अजला हैं, तो किस तरह डिक्लेयर किया जाता है? कितने केसेस वहाँ से आते हैं तो उन्हें हाई रिस्क डिक्लेयर किया जाता है? जी बिल्कुल, इनके हॉटस्पॉट होते हैं। फिर इसके साथ साथ जिस इलाके से या जगह से या इजला से जो इन्वायरमेंटल सैंपल लेते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है फिर वहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि इस इलाके में या इस इस्लाम में ख़दशा है कि यहाँ पे पोलियो का केस जो है ये रिपोर्ट होगा। ठीक है। ये जो वायरस है ये आता है, मतलब अब हमारा जिस तरह KP की है, बलूचिस्तान है, वहाँ पे थोड़ी सी पोलियो मुहिम है, वो उस तरह असरअंदाज नहीं होती कि तमाम जो बच्चे हैं उनको कवर कर सके। उनसे आबादी जब पंजाब में आती है, ट्रैवल करती है, तो बच्चे वहाँ से जब आते हैं तो वो अब चूँकि ये आंतड़ियों में होता है, तो जब वो स्टूल पास करते हैं तो वो सीवरेज में जाता है। सीवरेज से आगे पानी जो होता है, जो आलूदा पानी, गटरों वाला पानी, उनसे फिर ये जो जहाँ पे स्लम एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे बच्चे वो पानी उन तक पहुँच जाता है किसी ना किसी ज़राए से, तो उनके मुंह के अंदर चला जाता है, तो वो बच्चे भी डायरेक्ट इसका शिकार हो सकते हैं। तो इसी वजह से इनका जो सैंपल होता है वो सीवरेज के पानी से लिया जाता है, चूँकि ये सिर्फ वहीं से मिल सकता है कि आया जो वायरस है या नहीं है। तो इसी वजह से इन इलाकों के अंदर जब ये मिलता है तो फिर उन इलाकों को हाई रिस्क कंसीडर किया जाता है, फिर उन पे फोकस किया जाता है कि यहाँ पे हम पोलियो मुहिम ज़्यादा कराएं। ये जो बच्चे हैं ये पोलियो के कतरे ज़्यादा पिएंगे, इनकी जो इम्यूनिटी पावर है ये बेहतर होगी। अगर खुदा न खास्ता इनके अंदर वायरस चला भी जाएगा तो फिर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होने की वजह से वो उसको डिफेंड कर सकेगा, उनके अंदर जो उनकी इम्यूनिटी होगी। तो इस तरह कंसिडर जो है इस सारी किया जाता है। तो मुहिमात जब भी होती हैं ये फ़ायदेमंद है। ये अगर 2 माह बाद भी होती है तो बच्चों को लाजमी पोलियो के ड्रॉप्स के कतरे पिलाने चाहिए। मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैंने अपनी बेटी को कुछ दिन पहले मैंने वैक्सीनेशन करवाई। तो परसों फिर मेरे घर में जब आए तो मैंने लाजमी अपनी बेटी को पोलियो के ड्रॉप्स के कतरे पिलाएं, तो इसी वजह से इनका नुकसान कोई नहीं है। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, और सब लोग ये भी पूछते हैं, जैसे बिलाल ने कहा कि उन्होंने 2 दिन पहले कराया था, फिर उसके बाद टीम आ गई तो उन्होंने दोबारा पोलियो के कतरे पिला दिए। तो लोग ये जानना भी चाहते हैं कि हर दफ़ा अगर आए, मतलब अगर हमने पिला भी दिए हैं और 2 दिन बाद या हफ्ते बाद पोलियो की टीम दोबारा हमारे डोर पे आ गई तो दोबारा पिला देनी चाहिए, कोई नुकसान तो नहीं है इसका? जी नहीं मैडम, इसका कोई नुकसान नहीं मैडम। ये जब कंपेन होती है, ये इन एडिशन टू कंपेन, हम जो जब बच्चा पैदा होता है तब उसको बर्थ पे हम ये ड्रॉप्स पिलाते हैं। उसके बाद जब ये कंपेन शुरू होती है, लॉन्च होती है, जिस भी ज़िले में होती है,
तो ये दोबारा से उसको फिर वैक्सीनेट करना होता है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, हमने बड़ा ये रुझान देखा था कि पोलियो वर्कर्स जब जाते थे उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे हादसात भी पेश आए, सिक्योरिटी के मैटर्स भी बड़े होते थे कि लड़ाई झगड़े भी होते थे और लोग नहीं पिलाते थे अपने पोलियो के कतरे बच्चों को। तो अब ये रुझान थोड़ा कम हुआ है, लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हुई है और थोड़ा कोऑपरेट करते हैं लोग। जी मैडम, इस सिलसिले में ज़िली इंतज़ामिया का बड़ा किरदार है जी। इस दफ़ा भी तकरीबन 2 टीम्स पर इसी तरह ही उन्होंने मतलब तावन नहीं किया और इस तरह किया, लेकिन AC साहब ने और DC साहब की हिदायत पर फौरी तौर पर उन पर FIR दी गई और ताकि जो है ना जी ये एक जो ट्रेंड है ये इसकी जो है ना जी हौसला शिकनी हो सके और बच्चों को कतरे पिलाए जा सके। तो अभी आप लोगों के पास कितना डेटा आया था कि कौन कौन से हाई रिस्क, एक तो पूरे 12 अजला में आप लोग ये मुहिम कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी कौन से हाई रिस्क थे? हाँ मैडम, उसमें सबसे ज़्यादा जो हाई रिस्क है वो लाहौर ही है, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेशन पॉपुलेशन जो सी है वो KPK से और यहाँ फाटा से इन एरिया से ज़्यादा है। लाहौर में भी जो अफ़गान बस्ती है यहाँ पर वहाँ पर भी लोग आते हैं, नोमैड्स आते हैं, इसलिए उनकी जो PPI है, जो उनकी रूटीन वैक्सीनेशन है, उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं ताकि उनको जो है ना जी जो हिफाजती टीके वगैरह लगाएं और उसके अलावा उनको पोलियो की ड्रॉप्स वगैरह कतरे भी पिलाएं। जी मैम। सही। तो आप क्या कहेंगे कि इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? मैडम, इसकी प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए कि ये देखें जी, हमारी टीम अगर हम हर घर में जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, उनसे पूछते भी हैं, लेकिन कई माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। पूरा डाटा नहीं देते कि जी हमारे घर में कितने बच्चे हैं, कोई मेहमान तो नहीं आया, जिसकी वजह से 2-3 बच्चे जो रह जाते हैं। तो इस वजह से जी वो जो पोलियो की जो कैंपेन है ना जी उसमें थोड़ा सा वो मुतासर होती है, लेकिन हम फिर दोबारा से उसको कैचअप में जाते हैं, दोबारा से उनको RC करते हैं, रीचेक करते हैं ताकि जो रह जाने वाले बच्चे हैं उनको भी कतरे पिलाएं। लेकिन क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आप जिस तरह मैंने बिलाल से भी पूछा कि हम लोग पोलियो फ्री नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं 1 केस 2 केस हमारे सामने आ जाते हैं, जब हम शुक्र अदा करना शुरू करते हैं तब हमारे सामने केस आ जाता है, तो हम कब पोलियो फ्री पाकिस्तान कहलाएंगे? किस तरह के मेजरमेंट्स हमें लेने चाहिए, किस तरह की पॉलिसीज़ हमें बनाने की ज़रूरत है? जी मैडम, अब तो इस पर बड़ा फोकस किया जा रहा है। अब जितने भी हमारे बस स्टैंड हैं, लारी अड्डा हैं, वहाँ पर भी हमने टीम्स बिठाई हुई हैं ताकि जो ट्रैवलर्स बाहर के शहरों से आते हैं उनको वहीं पर ऑन द स्पॉट उनको वैक्सीनेट किया जाए। इसके अलावा हमने वैक्सीनेटर्स का भी उनको भी किट स्टेशंस बना के दिए हैं कि आप इन जगहों पर जाएं, नोमैड यहाँ किटें लगाएं ताकि बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए। इसके अलावा इस दफ़ा हमने टीम्स भी मैडम ज़्यादा की हैं, जो हमारी ट्रांजिट टीम्स हैं उनको हमने ज़्यादा किया है, HR हमने ज़्यादा से मैक्सिमम दिया ताकि बच्चों की जो कवरेज है ना जी उस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। 5 दिन की ये मुहिम है और 2 दिन जो है वो कैचअप डेज हैं, तो उसमें किस तरह फिर आप लोग सारे बच्चों को देखते हैं कि जो गए हुए हैं, अगर कोई छुट्टियों पे गया हुआ है और अगर वापस आ रहे हैं तो क्या प्रोसीजर होता है? जी, उसमें मैडम ये है कि एक टीम जब घर जाती है तो वो घर जाके सारे बच्चों, इससे पहले भी उनके पास डाटा होता है उस घर का ना जी। टीम जब जाती है उसके पास वो डाटा भी होता है, उसके अलावा डोर मार्किंग होती है उस घर के ऊपर। इसके अलावा थर्ड होती है कि उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उन पेरेंट्स से पूछा जाता है कि आपके घर में 5 साल से छोटे बच्चे कितने हैं, फिर उनको मैच करके जो बच्चे रह जाते हैं फिर उनको इन 2 कैचअप डेज़ में दोबारा टीम उनको विजिट करती है और उनको कतरे पिलाती है ताकि उनको कतरे पिलाए जाते हैं। अच्छा बिलाल, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम जो ट्रैवलिंग एरियाज़ होते हैं जैसे बस अड्डे या इस तरह की, वहाँ पर भी टीम्स जो हैं भेजी जाती हैं या वहाँ पे खड़ी भी होती हैं चेक करने के लिए, तो ये भी एक कारामद आपको लगता है कि कदम है और इससे कोई फ़ायदा होता है? बिल्कुल, देखें जो भी हमारे दाखिली खारजी रास्ते हैं, बाहर के सूबों से या बाहर के अजला से जो लोग आएंगे, अगर तो ट्रांसिट टीमें वहाँ पे मौजूद हैं, पोलियो ड्रॉप्स के कतरे पिलाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इस फ्रिक्वेंसी को मुतवातर तौर पर मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा। देखें, अभी तक पंजाब के अंदर हम ये कह सकते हैं कि गुज़िश्ता 2-2.5 साल से कोई केस नहीं आया, लेकिन ये इनके लिए इस वजह से ये टाइम बेहतर है कि अपनी पॉलिसीज़ को मज़ीद बेहतर कर सकें। अब इनके पास सिर्फ एक ही है कि अगर लाहौर के अंदर वायरस मौजूद नहीं है तो लाहौर से बाहर के जो लोग आते हैं दाखिली खारजी रास्तों पे, वहाँ पे मज़ीद अपनी टीमें और चेकिंग पॉइंट को बेहतर करें ताकि उस जो आने वाले बच्चे हैं जो अफ़गानिस्तान से, बलूचिस्तान से या इन इलाकों से जहाँ से भी आते हैं उनका मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड रखें, तो फिर उसके बाद वो जहाँ पे भी जाके स्टे करते हैं उन पे फोकस किया जाए, वहाँ पे हर माह बाद उनको जाके टीम में जाके वहाँ पे पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ।
अब हमारे पास पंजाब के अंदर तो बड़ा सुनहरी मौका है कि हम इसको पोलियो के जो मोहल्ले के नमूने आए थे उनको भी मनफी कर दिया, तो इस पास इनके पास टाइम स्पेस है, मुहिम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ अब खातिर ख्याल रखें कि इनके पास पैसे की, फंड्स की कोई कमी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स इनके पास बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल डोनर्स पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं, इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और मुबैना तौर पे सम टाइम गफलत आती है कि मतलब फंड्स में कोई इनकी कोई करप्शन आ जाती है या नाअहली आ जाती है या HR मतलब उतना नहीं रख पाते। तो ये इन चीज़ों को बेहतर करके, मज़ीद अपनी हिकमत अमली को बेहतर करके हम पंजाब को एटलीस्ट पोलियो फ्री बना के, फिर उसके बाद या इंटरनेशनल एमरजेंसी प्लान जो है पोलियो के वाले से, उस तरह अपनी हिकमत अमली मज़ीद बेहतर बना के दूसरे जो सूबे हैं उनको भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन आपको कहाँ लगता है बिलाल, आप काफ़ी अरसे से ये बीट कर रहे हो और आपसे बात भी होती रहती है वक्तन फ़वक्तन, कौन से हिस्से में इस पूरे प्रोसीजर में कि हम लोग ये सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा होता है, मुहिमात का आगाज़ भी किया जाता है, कौन से प्रोसीजर में हम लोग लैग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से फिर हमें स्टार्ट करना पड़ती है अपनी सारी चीज़ें? देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में लाहौर है हाई रिस्क सबसे ज़्यादा, और उसमें आउटफार रोड है। यहाँ पे हमेशा जब भी पोलियो का इन्वायरमेंटल सैंपल लिया जाता है तो वो अक्सर मस्बत आता है, फिर उसके बाद वहाँ पे मुहिम करके उसको मनफी किया जाता है। फिर इसके अलावा फिरोजपुर रोड वाली साइड पे अफ़गान बस्ती है और एक पठान कॉलोनी है, वहाँ पे अक्सर लड़ाई झगड़े भी रहते हैं, ये वो या वहाँ पे वो रिजेक्शन आते हैं केसेस के कि वो पोलियो मुहिम नहीं ले रही। ये लाहौर के अंदर भी सिर्फ 2 से 3 इलाके हैं, साइट्स हैं जिन पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, उन आबादियों के या उनके जो बड़े हैं उनको साथ लेके समझा के अगर उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाएँ और अपनी मुहिमात को मज़ीद बेहतर किया जाए, फोकस उन बस्तियों पर किया जाए, तो हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे जो दाखिली खारजी रास्ते हैं, यहाँ पे पुलिस के साथ मिलके, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ मिलके वहाँ पे पोलियो टीम्स खड़ी हों, वही उनका डाटा ले कहाँ वो जा रहे हैं, कब तक उन्होंने रहना है, तो उसी हवाले से उनकी जो मॉनिटरिंग करके उनको पोलियो के ड्रॉप्स के कतरे पिलाए जाएँ। तीसरा सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारा जो सीवरेज पाइपलाइन सिस्टम है इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, चूँकि ये फैलता ही सीवरेज के सिस्टम से है। फिर उसके बाद वहाँ से अगर मैंने एक जगह में पढ़ रहा था कि लाहौर के अंदर जो सीवरेज सिस्टम काफ़ी बहुत सीधा हो चुका है, जिसकी वजह से जो पाइपलाइन जो साफ़ पानी की जो पाइप है उसके अंदर भी मिक्स हो जाती है, तो फिर इस वजह से खदशात ज़्यादा होते हैं कि बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं। अक्सर आपने देखा होगा मैदे की जो बीमारियां अक्सर स्टॉमक अपसेट लोगों के रहते हैं वो इसी वजह से रहते हैं, तो इस वजह से हमें आलूदा जो पानी है इसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद सैनिटेशन आ जाती है, सफाई सुथराई, अपने इर्द गिर्द के माहौल को किस तरह साफ करना है, फैक्टर्स है ना जिनको मद्देनजर रखना है हमने और जिसके हवाले से काम करने के और इकदाम उठाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपके पास प्लेटफॉर्म है जॉगो लाहौर का, जो लोग हैं देखने वाले उनको क्या कहेंगे इस हवाले से कि वो क्या करें? एक तो आप लोग कर रहे हैं, ज़िले इंतज़ामिया भी कर रही है, लेकिन लोग अपने तौर पर क्या कर सकते, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरी तो यही लोगों से रिक्वेस्ट है जी कि जो हमारी पोलियो टीम्स आती हैं बिल्कुल आप उस पर किसी किस्म का डाटा ना छुपाएं। आपके जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं आप उनको वैक्सीनेट करवाएं, और अगर आपके पास टीम किसी सूरत में नहीं पहुंची तो करीबी जो आपका EPI सेंटर है जो वहाँ पर जाके आप बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि इस मूजी बीमारी से जो उनसे जी वो जान छुड़ाई जा सके, जल्द से जल्द हम लोग जान छुड़वा सकें। डॉक्टर जाहिद मुनीर हमारे साथ मौजूद थे, DHO हैं लाहौर और प्रिवेंटिव सर्विसेज हैं, और मोहम्मद बिलाल नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। बिलाल, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए, और जितने भी स्टैटिस्टिक्स थे जनाब पोलियो के हवाले से कि कितना अहदाफ रखा गया था इस मुहिम में और कितना पूरा हो चुका है उस हवाले से हमने बात की है। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जनाब ये ज़िला इंतज़ामिया का काम तो है, हुकूमत का काम तो है कि पोलियो के हवाले से कैंपेन चलाई जाएँ, लेकिन ये हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है और ख़ास करके वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि इनके साथ मिल के अपने बच्चों को माजूरी से बचा सके, 2 कतरे पिलाए और बच्चों को माजूरी से बचाए। तो जब आपसे ये कहूँगी कि जब भी पोलियो के जो वर्कर्स हैं आपके दरवाजे पे आएँ तो ज़रूर अपने बच्चों को कतरे पिलाएँ। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बीच में करम ऐ मेरे आका, करना मुझ पे भी चश्मे में करम ऐ मेरे
आका करना मुझ पे भी चश्मे करम, मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना मुझ पे भी चश्मे करम। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। ये तेरी शान के शान या नहीं ऐसा करना मुझ पे भी चश्मे करम। ये तेरा काम है ए आमिना के रे यतीम, ये तेरा काम है आमीना के रे यतीम। सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना मुझ पे भी चश्मे करम। मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। मुझ पे महशर, मुझ पे महशर सोने मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना मुझ पे भी चश्मे करम। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूब। जागो लाहौर में आप सबको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हमारे साथ मोहम्मद शर्जील नक्शबंदी, बहुत ही खूबसूरत नात और बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा है उन्होंने। और जनाब सेगमेंट है हमारा सीरत नबी, जिसमें हम मुआशरे में होने वाले मुख्तलिफ़ वाक़यात और इस्लाह के पहलू को मद्देनज़र रखते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। और हमारे साथ मौजूद होते हैं मारूफ सीरत स्कॉलर, जो कि उन पहलुओं पर हमारी रहनुमाई भी फरमाते हैं। तो जनाब आज हम बात करने वाले हैं कि मशवरा हमारे मामलाते ज़िंदगी में कितनी अहमियत का हामिल है और इस्लाम हमें मशवरा करने के बारे में क्या दर्स देता है। पैगम्बर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कुव्वत फ़िक्र के मालिक थे कि उन्हें किसी किस्म के मशवरे की ज़रूरत ना थी, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम मामलात में मशवरा किया करते थे और यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा उनको मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए उनकी राय को तरजीह दिया करते थे। और इस्लाम निज़ाम फ़ितरत और ऐसा ज़ाब्ता हयात है जिसमें मुआशरे के हर फ़र्द को बुनियादी अहमियत भी दी गई है। और इसका पता इससे चलता है कि दीन इस्लाम ने तमाम मुआशरती उमूर और दुनिया के मुख्तलिफ़ कामों की अंजामदही से पहले बाहमी मुशावरत और मशवरे को बुनियादी अहमियत देते हुए ना सिर्फ इस अमल को सराहा है बल्कि मुख्तलिफ़ मौक़े पर हुक्म दिया है कि मशवरा और मुशावरत से काम लिया जाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जिसका मफ़हूम है और शरीक मशवरा रखो उन्हें ऐसे कामों में, फिर जब आप किसी मामले में पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो,
बेशक अल्लाह मोहब्बत रखता और पसंद फरमाता है ऐसे भरोसा करने वालों को। और इसी तरह मोमिनीन के बारे में इरशाद फरमाया, और जो अपने मामलात बाहमी मुशावरत से चलाते हैं बिलाशुबा मशवरा खैर व बरकत, उरूज व तरक्की और नज़ूल रहमत का ज़रिया है, और इसमें नुकसान और नदामत और शर्मिंदगी का कोई पहलू हमें नहीं मिलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इंसान मशवरे से कभी नाकाम और नामुराद नहीं होता, और ना ही मशवरा तर्क करके कभी कोई भलाई हासिल कर सका है। तो इसी हवाले से आज जानने की हम कोशिश करेंगे कि जनाब मशवरे की अहमियत क्या है, कुरान और हदीस की रोशनी में हमें क्या तालीमात मिलती हैं मशवरे के हवाले से। और इस सेगमेंट में आपको पता है हस्ब मामूल मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, और उनसे जानेंगे कि जनाब मशवरे की क्या अहमियत है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जौगल हॉल में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। हमेशा की तरह आज का उन्वान भी बराह रास्त ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, और ज़िंदगी के अंदर आने वाले जो मुख्तलिफ़ खैर हैं उनके इम्कानात का गोया इसे दरवाज़ा अगर करार दिया जाए तो गलत ना होगा। एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर मशवरे की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा तालीमात के अंदर इस मशावरत के अमल की इतनी हौसला अफजाई पाई जाती है, इसकी इतनी अहमियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम हकीम के अंदर कुरान पाक के अंदर एक सूरत का नाम सूरह शूरा रखा, यानी जो मशावरत पर मबनी सूरत। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि दीन रहमत जो है वो आपस में मशवरे के हवाले से किस दर्जे की हौसला अफजाई करता है। और फिर न सिर्फ ये कि अल्लाह आम मोमिनीन के लिए इस हौसला अफजाई की तरगीब दिलाता है, बल्कि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये फरमाने ज़िशान है कि आप अपने जो आपके साथ जो वाबस्ता लोग हैं उनसे उमूमी मामलात के अंदर जो मुशावरत करें। आप तसव्वुर कीजिए एक ऐसी हस्ती जिसके कल्ब अतर पर अल्लाह कुरान कामिल जैसी कलाम जो है उसका नज़ूल फरमा रहा है, और जो बराह रास्त अल्लाह की हिदायत के साए के अंदर अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा गुजार रहा है, जिसका खामोश रहना भी वही है और बोलना भी वही है, जिसका मुस्कुराना भी वही है और जिसका जलाल फरमाना भी वही है। ऐसा कुल्लियतन अल्लाह की हिदायत की पनाह के अंदर जो जिस शख्सियत की ज़िंदगी गुजर रही है उन्हें भी ये तरगीब दिलाई जा रही है कि आप अपने साथ जो वाबस्ता लोग हैं उन्हें अपने मशवरे के अंदर शरीक करें। हम ये देखते हैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कामिल तरीन हिदायत के होने के बावजूद, अपनी कामिल तरीन दानिश होने के बावजूद, फ़िक्री सतह पर इंसानी सतह पर जो दानिश है, इल्हाम तो हुजूर के पास था ही था, अल्लाह की तरफ से तो हिदायत आ ही रही थी। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर इंसान खुद दानिश के एक बहुत आला अरफा दर्जे पर फाइज थे। इसके बावजूद कोई काबिल ज़िक्र मौका ऐसा नज़र नहीं आता जिसके अंदर हुजूर अपने असहाब को मशवरे में शामिल करते हुए नज़र नहीं आते। आप तसव्वुर कीजिए ना कि जंग बदर जैसा अहम वाक़या मौजूद है, और उसके बाद कैदी हाथ आते हैं, और गोया 13 बरस की मक्की की ज़िंदगी और फिर मदीने की ज़िंदगी सारी में इतनी सारी मुशक्क़तें, इतनी अजियतों के बाद पहली फ़तह जो है वो मुसलमानों को हासिल होती है। और वो लोग जो मुसलसल इतने बरस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके वाबस्तगान को तकलीफ़ पहुँचा रहे थे, जब वो बेबस होकर मगलूब होकर कैदी बनकर रसूल रहमत के सामने पेश होते हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में खुद फैसला नहीं फरमाते, बल्कि सबसे पहले अपने असहाब से मशवरा करते हैं कि भाई तुम बताओ, तुम भी मेरे साथ उन सारी तकलीफ़ों में शरीक रहे हो जिनसे इन्होंने हमें गुजारा है, तो तुम्हारा भी ये हक बनता है कि तुम इसके अंदर अपना इनपुट दो, अपनी मशावरत जो है वो शामिल करो, अपनी राय दो। असहाब रसूल में हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने कहा, जनाब उमर जैसी हस्तियों ने कहा कि इनका बेहतरीन हाल ये है, जितना इन्होंने हमारे साथ ज्यादती कर रखी है, जुल्म कर रखा है, कि हम जो जिसका जितना करीबी रिश्तेदार है वो उससे बदला ले। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक जरा नरम खून तबीयत के थे, तो उन्होंने ये फरमाया कि मेरी राय ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो आपका फैसला जो है वो हतमी है, लेकिन मेरी ये राय अगर आप तलब फरमाते हैं तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इनसे फिदिया ले लिया जाए और उसने सलूक किया जाए, ताकि बहुत मुमकिन है इन्हीं लोगों के दिल नरम हो जाएं और वापस जाके ये हमारे एम्बेसडर बन जाएं, हमारी ये जो खैर का मामला है इसके सफ़ीर बन जाएं। आप देखें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के फैसले को कबूल फरमाया, यानी उस मुशावरत को हुजूर ने इतनी अहमियत दी कि उसे नाफिज फरमा दिया। इसी तरह ओहद का जब मामला आता है तो हम ये देखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब से मशवरा करते हैं कि अंदर मदीने के अंदर रह के दिफा किया जाए या बाहर किया जाए। आप देखिए कितना अहम मामला है और कितना अहम मरला है कि दुश्मन आपके सर पर मौजूद गोया आन पहुंचा है, लेकिन हुजूर अपने असहाब से मशावरत कर रहे हैं, और असहाब में से अक्सरियत की राय ये है कि बाहर जाके हमें जो है ना इसका दिफा करना चाहिए, तो हुजूर उनकी उस राय को कबूल फरमाते हैं। इसी तरह खंदक का मामला है, उसके ऊपर भी ऐसा मामला, और फिर बहुत बड़े बड़े मामलात के साथ
बहुत छोटे छोटे मामला जो हैं उनके बारे में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर हमें एक मुशावरत नज़र आती है। जब हुजूर ने खतूत लिखना शुरू किए, मुख्तलिफ जो कबाइल के सरबराहान थे उनको, और बिलखुसूस जो हिजाज मुक़द्दस से बाहर के कबाइल थे और जो मुमलिकतें थीं, हुकूमतें थीं, उनको जब ख़त लिखना शुरू किया तो सरकार का मामूल ये हुआ करता था कि जब किसी कबीले या किसी इलाके के बादशाह को ख़त लिखना होता, किसी नामवर मुक़तदर शख्सियत को ख़त पैगाम रहमत भेजना होता, ख़त लिखना होता, तो हुजूर सबसे पहले अपने असाब में से पूछते कि किसी शख्स ने उस इलाके को विजिट कर रखा है, अच्छा। किसी ने उस कबीले के साथ मामला कर रखा है, उनकी किसी शख्स के साथ उसकी कोई सलाम दुआ है, कोई उन्हें जानता है, उनके मिजाज से वाकिफ़ है। जब असाब में से कोई शख्स बताता कि जी मैं फ़लाँ कबीले को जानता हूँ या मेरा उनके साथ लेन देन रहा या तिजारत रही या कोई उनके साथ मेरा एक ताल्लुक़ कायम रहा, तो सरकार उनसे उनका मिजाज पूछते और उस मिजाज की रोशनी में जो है वो खतूत को तरतीब देते, हत्ता कि हुजूर इस दर्जे पर एहतियात फरमाते और इतना इंतज़ाम फरमाते कि पूछते कि उस खित्ते की जिस शख्स को हम ख़त लिखने जा रहे हैं, जब उसके अहले कबीला उससे खुश होते हैं और उसके सामने पेश होते हैं तो उसे किन इज़्ज़त वाले नामों से पुकारते हैं। तो वो अलकाबात जो हैं वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको नोट फरमाते और फिर खतूत का उसको हिस्सा बनाते। आप इससे अंदाज़ा लगाइए, इसमें इसके ज़ैल में एक बड़ी अहम बात यह कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतूत भेज रहे थे तो चंद असहाब ने जिनका बहुत एक्सपोजर था हिजाज मुक़द्दस से बाहर भी, जिनका सफ़र रहता था तिजारत की गर्ज से भी, बाकी मामलात में भी, तो उन्होंने कहा कि आपका पैगाम जो है, हम तो कलमा गो हैं, हमारे लिए तो सरापा वो जो हतमी बात है और अहमियत रखता है, लेकिन अरबों से बाहर जो लोग हैं उनका मिजाज ये है कि वो खतूत पर जब तक मोहर मौजूद ना हो उस वक्त तक उन खतूत को अहमियत नहीं देते। तो उससे पहले अरबों में बाकायदा तौर पर ख़तों पर मोहर लगाने का रिवाज या एक मिजाज मौजूद नहीं था, अरबों से बाहर मौजूद था। लेकिन जब ये बताया गया कि मुख्तलिफ सल्तनतों के बादशाह जो हैं, बड़े कबीले जो हिजाज मुक़द्दस से बाहर हैं, वो सीरियस नहीं लेते इसको, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खतूत रुकवा दी और पहले मोहर बनवाई, यानी उन असहाब के मशवरे की बुनियाद पर मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मोहर बनवाई। और फिर हम जानते हैं कि वो मोहर जो है आज भी हम पूरी उम्मत के दिलों की राहत जहाँ है, और वो भी मुशावरत की बुनियाद पर हुजूर के मिजाज के सबब। थोड़ा वक्त की शॉर्टेज आपको पता है डॉक्टर साहब, अच्छा मशवरा लेने के क्या क्या आदाब हैं या देने के क्या क्या बहुत बुनियादी और अच्छा सवाल, बहुत मुख्तसर वक्त में मुख्तसरन इसकी तरफ निशानदेही करता चलो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज से जो हम तक बात पहुंची है ना, उसमें हमें ये पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज ये है, आप ये फरमाते हैं कि पहला ये है कि मशवरा आप अपने मुखलिस आदमी से लें। अच्छा, कोई आदमी कितना ही जी शऊर है, दानिश्वर है, लेकिन अगर वो आपके साथ इखलास के रिश्ते में बंधा हुआ नहीं है और आपको उसकी मोहब्बत पर, उसके खुलूस पर, उसकी वफादारी पर यकीन नहीं है, तो उसका मशवरा आपके लिए शायद जो है वो मुफीद नहीं साबित हो सकता। सबसे पहला अदब ये है या पहला तकाजा एहतियात ये है कि ऐसे आदमी से मशवरा किया जाए जो आपके साथ, जिसके इखलास पर आपको यकीन हो, जो आपसे मुखलिस हो। फिर दूसरा, अपने मुखलिसीन में से उस आदमी का इंतखाब किया जाए मशवरे के लिए जो उस खास शोबे के अंदर महारत या इल्म रखता हो। एक आदमी इंतहाई मुखलिस है लेकिन वो शोबे से वाबस्ता नहीं है, उसको जानता नहीं है, उसके तकाजों से वाकिफ नहीं है, उसके फवायद और नुकसानात से वाकिफ नहीं है, तो उसका सारे इखलास के बावजूद मशवरा शायद उतना मुफीद नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा दर्जा ये है। फिर तीसरा, ऐसे आदमी से मशवरा करना चाहिए जिसका किसी खास शोबे में इल्म के साथ साथ अमली तजर्बा भी हो। अगर इल्म मौजूद हो तो यकीनन ये खैर की बात है कि वो उसे जानता है, लेकिन अगर कोई आदमी इल्म के साथ साथ वो प्रैक्टिकली उस प्रोसेस से गुजरा हुआ है, जो मरहला आपको दरपेश है, जिस पे आपको मशावरत दरकार है, अगर वो उससे गुजर चुका है तो हमें ये अंदाजा होता है कि वो हमें ज़्यादा बेहतर जो है मशवरा दे सकता है। जहाँ पर मशवरा लेने की कुछ आदाब है, वहाँ मशवरा देने की भी कुछ आदाब दीन रहमत ने अता की। उनमें पहला अदब जो है वो ये है कि जब कोई आदमी पूरी दयानतदारी के साथ मशवरा ले रहा होता है तो ये मशवरा रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अमानत है, तो इसे इस एहतियात के साथ दिया जाना चाहिए जैसे अमानत। हमारे अमूमी तौर पर हमारी सोसाइटी का एक अलमिया ये है कि हम में से किसी शख्स को किसी दर्जे का कोई मशवरा दरकार हो, बीमारी के झैल में कोई मशवरा दरकार हो, कानूनी मामलात में कोई पेचीदगी में मशवरा दरकार हो, हमें चाहे ज़िंदगी में कभी उस शोबे के हवाले से कोई अलिफ बे भी हमें ना पता हो, हमें उसके सियाको सबाक से कभी आगाही ना हो, ना कभी हमें उससे कभी वास्ता पड़ा हो, ना हमने कभी उसको सुना या पढ़ा हो, इसके बावजूद क्योंकि सामने वाले ने मशवरा कर लिया है तो अब हमें अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है कि अगर मैंने जवाब ना दिया तो शायद मेरी शान में कमी आ जाएगी, और नतीजा क्या होता है कि हमें गलत मशवरा दे बैठते हैं जिससे अगले आदमी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो देने के आदाब में अमानतदारी का ख्याल रखना, और फिर दूसरा दर्जा ये कि अगर आप उस शोबे में किसी कामिल राय के हामिल हैं, आपके पास कोई कंफर्म ओपिनियन है, तो फिर आप उसको शेयर करें, अदरवाइज आप जो है उस पर खामोशी ही इख्तियार करें, वो ही बेहतर है। किसी को गलत मशवरा देने से बेहतर है कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थोड़े से वक्त में बहुत कुछ हमने जानने की कोशिश की है। और मोहम्मद शर्जील नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद है। शर्जील, जाते जाते एक और कलाम आपसे सुनना चाहेंगे।
हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी। और मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और एक्सपर्ट से इनका बेहतर इलाज और एहतियात जानने की कोशिश करते हैं। और जनाब 19 मई पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है और इस साल वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे का थीम फैमिली डॉक्टर द हार्ट ऑफ हेल्थ केयर है। और फैमिली डॉक्टर प्राइमरी सतह पर सबसे पहले मरीज़ से राब्ते में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं और इसलिए उनकी जिम्मेदारियां होती हैं कि जनाब वो अपने आप को अप टू डेट रखें। तो फैमिली डॉक्टर्स कौमी सेहत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी रखता है। ताहम फैमिली डॉक्टर्स की अहमियत, ज़रूरत और मुआशरे में इनके किरदार के हवाले से आज हम बात करेंगे डिटेल में। इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर अरशद हुमायूं हैं, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र है जी, आप सुनाएं? ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आज फैमिली डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है और लोगों को नहीं पता कि फैमिली डॉक्टर होता क्या है। आज हम उस पर ज़रा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो एक बुनियादी सवाल है कि फैमिली डॉक्टर में और एक जनरल फिजिशियन में क्या फ़र्क है? बिल्कुल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे के हवाले से इसको मनाने के लिए, इसको कमेमोरेट करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया है। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। उजागर करें, बताएं अच्छा। लोगों को कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये इनकी अहमियत क्या है मुआशरे में और ये किस तरीके से आवाम की सेहत की ये हेल्प कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ 80% जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है, हेल्थ केयर है, वो हमारे फैमिली डॉक्टर्स कर रहे हैं। फैमिली डॉक्टर्स, मैं इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन इस तरह करूँगा कि ये इंग्लैंड में, या इंग्लैंड के जो लोग हैं वो वहाँ पे इसको जीपीज़ कहते हैं। अच्छा, जनरल प्रैक्टिशनर। ओके। जो अमेरिकन जो साइड के लोग हैं, आप कह सकते हैं अमेरिका में, इर्द गिर्द कनाडा में, तो वहाँ पे फैमिली फिजिशियन का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो ये एक समझ लेके हैं, ये एक ही चीज़ है। जीपीज़ एंड फैमिली फिजिशियन है एक ही चीज़ है, दोनों में सारा सिलसिला जो है वो एक ही चल रहा होता है। असल में जो हमारी एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वोनका के नाम से, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल अकेडमीज़ एंड जनरल प्रैक्टिशनर, सारी एक ऑर्गेनाइजेशन है।
उन्होंने 2010 में ये इसको बनाया था, इसका नाम दिया था, और उसमें मकसद यही था कि जो हमारे फैमिली डॉक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को उसके बारे में बताया जाए। ओके, ठीक है ना जी। अभी देखें कोविड के दिनों में हम लोगों ने बड़ा क्लोजली पेशेंट के साथ वो सारी सूरत हाल की, सारा डीलिंग की। मकसद है बड़ी खिदमत है फैमिली फिजिशियंस की। मैं समझता हूँ कि बहुत क्लोज कांटेक्ट सबसे बड़ा फैमिली फिजिशियन का है ही यही है कि इनकी रिलेशनशिप जो होती है डॉक्टर पेशेंट के साथ वो बड़ी क्लोज होती है। ओके। और बड़ी देर पा होती है, काफ़ी देर तक उनके साथ जो है ना वो फैमिली फिजिशियन जो हैं वो रहते हैं और वो ट्रस्ट भी करते हैं। यहाँ तक ट्रस्ट वो करते हैं कि बाज़ दफ़ा वो अपनी बेटों की बेटियों की शादियों के लिए भी कहते हैं डॉक्टर साहब कोई हमें हेल्प करें, कोई गाइड करें, कि इतना इत्मीनान, और ये इत्मीनान होना भी चाहिए। ओके, इत्मीनान होना भी चाहिए। मतलब इस दिन का मनाने का मकसद ये है कि आपका फिर एक ही डॉक्टर और एक ही फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। ये होना भी चाहिए। उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। आप देखें कि एक पेशेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम है, सही, उसकी पूरी की पूरी जो डिटेल्ड हिस्ट्री है वो उस फैमिली डॉक्टर के पास मौजूद है जी। वो जब आएगा उसको पता होगा कि यार इस फैमिली में ये डिजीज़ेज चल रही हैं, इस पेशेंट के साथ ये ब्लड प्रेशर है, साथ इसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, साथ इसके गुर्दे का मसला है, साथ ये चीज़ें हैं, तो वो एक किस्म का हेल्प कर सकते हैं, वो सारा सूरत हाल ठीक कर सकते हैं। तो ये मकसद है कि सबसे बड़ी बात जो है वो तो ये है कि फैमिली डॉक्टर्स आप समझे पिवटल रोल है इसका। बहुत कॉर्नर स्टोन्स हैं, आप कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी हैं हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में। ठीक है जी। इन्होंने ही पेशेंट को गाइड करना है, रेफ़र करना है टूवर्ड्स, ये देखें ना टर्शरी केयर में जाना है, हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में जाना है, तो इन्होंने रेफ़र करना है। एक बंदा है उसने कराची जाना है, सही, आप उसको इस्लामाबाद भेज देती हैं, वो तो रुल गया बेचारा। बिल्कुल ऐसे ये भी इसी तरह ही है। बंदे ने न्यूरो के पास जाना है, न्यूरो सर्जरी के पास या न्यूरो फिजिशियन के पास, ये भी डिसाइड डॉक्टर ने करना है। अच्छा, कि जी इसको मैंने भेजना किधर है, और ये भी आपका फैमिली डॉक्टर ही डिसीजन फैमिली डॉक्टर ही डिसीजन करेगा। इसमें मैं ये आमतौर पे कहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो ना, सिम्टम्स आ रही है, साइंस आ रही हैं, अच्छा, तो अपने फैमिली डॉक्टर को वो बताएं, खुद से प्रिज्यूम ना कर लें। सही, देखें ना कि मैं ऐसे ही मेरे सर में दर्द है, मैं कहूँ नहीं जी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। सर दर्द की कई वजूहत है। जी जी। हम सर दर्द की, मेरे पास हुआ है ऐसे, पिछले दिनों में हुआ है, पेशेंट आया, मैं नहीं था, थोड़ा लेट हो गया, वो चला गया, उसने कोई मेरे साथ थे डॉक्टर कोई कोयटा में बैठे हुए थे, उनको फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ये मेरे सर में दर्द है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। अच्छा, उन्होंने मेडिसिन लिख दी उधर से व्हाट्सएप पे या व्हाटएवर। उसने मेडिसिन ली, 2 किस्म की मेडिसिन, और उसने इस्तेमाल की। उसको कोई ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं था पहले। अच्छा, सर दर्द, सो मेनी अदर रीज़न। जी जी। अगर आप 10-11 बजे की चाय पीते हैं, आपकी आदत बनी हुई है चाय पीने की, तो आपको वो सर दर्द होगा, सर दर्द हो जाएगा। रात को नींद ठीक तरह से नहीं ली, आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी में है, तो सुबह आपको सर दर्द शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें डॉक्टर ने डिसाइड करनी है। सही, ये हम अजम्पशंस ना करें। मैं ये कहता हूँ अक्सर अजम्पशंस आर मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग। एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम। बिल्कुल ऐसे, ये मेडिकल के शोबे में नहीं, ये बाकी जगहों पे भी ओवरऑल है। हम एज्यूम कर लेते हैं, किसी बंदे ने ये बात की, उसने ये कहा होगा यार, या उन्होंने हमें ही टारगेट किया होगा, उन्होंने हमें टारगेट किया होगा। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो आजकल के दौर में हालात जो चल रहे हैं उसमें बड़ी वैलिड है और बड़ी उसमें लागू होती है, और इस पे अमल करना चाहिए। अच्छा, उसमें देखा ना, एक पॉलिटिकल लीडर है, उसको एक बंदा आगे कोई बात कर लेता है, अच्छा, ही शुड बी कैपेबल एनफ कि वो उसको स्क्रूटनी कर ले कि यार ये बंदे ने मुझे बात की है किसी बंदे के बारे में, क्या ये सही है कि गलत है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, दूसरे बंदे से उसको पता कर लें, उसकी इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पे कर लें। ठीक है ना। और दूसरा ये है कि प्रोटोकॉल होता है, SOPs हैं, ये फैमिली डॉक्टर्स के भी SOPs हैं कि हमने पेशेंट को, हमारे पास आया, उसको किसी ख़ास तौर पे फ़र्ज़ करें डायबिटीज़ है, अच्छा, उसको डायबिटीज़ का पता नहीं है, सही, हमने फर्स्ट टाइम उसको डायबिटीज़ का बताना है, तो कैसे बताना है, ये एक प्रोटोकॉल है।
आप खड़े खड़े नहीं उसको बता देंगे, भाई तुम्हें तो शुगर हो गई है, वो तो गया बंदा। उसका बड़ा, इसको कहते हैं ब्रेकिंग बैड न्यूज़। वो पेशेंट को आपने पूरा प्रोटोकॉल है, हमें बकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने मरीज़ को बताना किस तरह है। वो ये भी कोई इस तरह की न्यूज़ हो, कोई इस तरह की सैड न्यूज़ हो या कोई हो, तो पेशेंट को आराम से पहले अंदर बुलाएं, अपने ऑफिस में बुलाएं, आप बैठाएं, उससे ये पूछें कि क्या आपको अपनी डिजीज़ के बारे में कोई इल्म है। वो अगर तो उसको पहले से पता है तो आपका मसला हल हो गया, फिर तो फेयर इनफ कि आप उन्हें फेयर बता इनफ सकते ना, हैं। आपको ज़रूरत नहीं है सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने की। फर्ज करें उसको नहीं पता, जी, फिर आप उस डिज़ीज़ का उसको बड़े तरीके से बताएंगे। अच्छा, पहले तो ये कंफर्म करेंगे कि वाकई डायबिटीज़ है कि नहीं। उसका तरीका क्या है, आपके पास तो रिपोर्ट है, जी, अभी रिपोर्ट फर्ज करें उन्हें फर्स्ट टाइम कराई है और उस पे शुगर आई है 300, फर्स्ट टाइम, एक टाइम कराने। आप उसको अगर कह देते हैं फर्स्ट टाइम शुगर की रिपोर्ट देख के कि तुम्हें शुगर है, तो ये इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं है। आप अपने एसओपीज देखें, की जो मेडिकल उसका एसओपीज है क्या उसकी है, खिलाफवर्जी कर आप रहे हैं। उसको उसकी साइंस एंड सिम्टम्स पूछें उससे। रात को 2-3 दफ़ा उठते हो पेशाब करने के सही। लिए, आपको प्यास ज़्यादा लगती है, आपको भूख ज़्यादा लगती है, या और सिम्टम्स जो हैं हाई ब्लड शुगर के ना, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, उनको शुगर ज़्यादा होती है, प्यास लगती है, वो जनाब ये कोल्ड ड्रिंक्स पीनी शुरू कर देते हैं, पूरी लीटर की लीटर जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो पी जाते हैं। एट वंस वो पी जाते हैं, शुगर और बढ़ जाती है और प्यास लगती है। ये मकसद है, अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। लेकिन एक ये तो डॉक्टर साहब एसओपीज की आपने बात की, लेकिन डॉक्टर का अपडेट रहना तमाम तर बड़ा चीज़ों ज़रूरी से, है, इसका बहुत ज़रूरी है। बताइए। देखें, बात ये है, ये इसीलिए तो मैंने वॉन्का कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी 1990 में, वैंकूवर में हुई थी। अच्छा, तमाम दुनिया के डॉक्टर उधर इकट्ठे हुए थे, ठीक है ना जी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी पैन पैसिफिक होटल में। तो उधर जाके हमने बड़ी चीज़ें सीखी हैं। यानी उस वक्त 1980 में वो कंप्यूटर की यूटिलाइजेशन जो है उसकी बाकायदा वर्कशॉप कर रहे थे। अच्छा, वो मीडिया के लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस में वर्कशॉप कर रहे थे। अब देखा, मीडिया इतना इम्पॉर्टेंट है आपकी डिससेमिनेशन ऑफ नॉलेज टू द पेशेंट कि आप सोच भी नहीं सकते। मकसद आपके जो हेल्थ बीट के लोग हैं, अगर उनको एक वर्कशॉप करवा दी जाए डिफरेंट बीमारियों के बारे में, तो बड़ा इजीली, बड़े अच्छे तरीके से वो टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि ये बीमारी जो है इस तरह होती है। एक अखबार में मेरा वो ना कर रहे थे प्रोग्राम, वो था हेपेटाइटिस सी के ऊपर, बी के ऊपर। किसी पेशेंट ने क्वेश्चन पूछा कि ये जो हेपेटाइटिस बी सी है पानी पीने से होता है कि नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं होता, पानी पीने से नहीं होता ना। अच्छा, जाहिर है ये ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, ब्लड के थ्रू होती है, कुछ सिरिंज अलूदा है उससे हो गई, कोई कट लगा है उसको किसी यूज़ किया औजार ऐसे इस्तेमाल हुआ है उससे हो गया, ये ब्लड बॉर्न है। ओके, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एड्स, ओके, ये तीनों ब्लड बॉर्न डिजीज़ है। पानी पीने से नहीं होती, खाना खाने से नहीं होती। अभी खाना खाने से कौन सी बीमारी होगी, हेपेटाइटिस ए और ई सही, या डीबी। ठीक है। अभी ये क्लियर कट लोगों को पता होना चाहिए कि ये है। वो जब उसकी वर्डिंग ये लग गई कि आलूदा पानी पीने की वजह से हेपेटाइटिस सी ज़्यादा हो रहा है, हेडलाइन लग गई ना, सही, लोगों ने कहा डॉक्टर साहब ये क्या कर दिया आपने। ये फ़र्क है कि जब मीडिया के लोग जो हैं वो प्रॉपरली अपडेटेड होंगे इन चीज़ों से। मेरा ख्याल है कि इनकी वर्कशॉप्स हम करवाते हैं, हम नहीं, जितनी हमारी अब तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अप टू डेट हैं, जितनी भी बीमारियां हैं मुझे लगता है कि अब सब लोगों को पता है, इवन दो कि एक आम शख्स को भी पता है कि अच्छा ये बीमारी किसकी वजह से होती है और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। कोविड के बाद बहुत से लोग अवेयर हो गए इन चीज़ों के बारे में। ये मकसद है कि एक हमारे लिए एक अच्छी चीज़ कोविड की ये हुई है कि बहुत सारे लोग अवेयर हो गए हैं। और कोविड से देखें, ये जो अगला आने वाला ईरा है ना, वो वायरोलॉजी का ईरा है।
उसमें वैक्सीन ही चलेंगी बिल्कुल। कि ये फ्लू वैक्सीन है, ये कोविड वैक्सीन। अभी कोविड वैक्सीन जो है, कोविड आपको पता है दुनिया में उन्होंने अभी इसको कहा है कि ये ख़त्म हो गया है, कोविड का भी नहीं है। लेकिन जो आपकी वैक्सीन आएगी फ्लू वैक्सीन, उसमें लेटेस्ट जो स्ट्रेन होगा कोविड का वो शामिल करेंगे। थ्रू आउट चलता रहेगा ना। फिर विंटर मेयर्स है ना जो हम सब ने लेने हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, हमारी ये आम प्रैक्टिस होती है, जिस तरह हमने बात की कि एक हमारा फैमिली डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हम डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अगर जनरल फिजिशियन अगर एक नहीं मिल रहा, हम किसी और के पास चले जाते हैं, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हम तीसरे के पास भी चले जाते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स से विजिट करते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या कंडीशन या प्रॉब्लम्स हमारी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं? बिल्कुल बढ़ जाती हैं। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सही। उसका टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, उसकी जो फाइनेंस उसका डिस्टर्ब हो रहा है। कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, कभी किसी डॉक्टर। एक फिक्स कर देना फैमिली डॉक्टर, ठीक है। और अगर एंटीबायोटिक भी लेना है वो डॉक्टर लिखेगा तो फिर आपको मिलेगी। सेल्फ मेडिकेशन से बच जाएंगे हम लोग। यानी उसमें हो ये रहा है आजकल कि मामूली चेस्ट इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन, मामूली वायरल है, इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। सही, ठीक है। मैंने नहीं लिखी, कोई दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, क्वैक के पास चले जाएंगे, हाँ जी। किसी फार्मिस्ट के फार्मेसी पे चले जाएंगे, वो स्टोर वाला वो सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो कहेगा लो जी ये एंटीबायोटिक ये भी ले लें, वो ले लें, अमॉक्सिल ले लें। तो बात ये है, हो क्या रहा है हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेट है कि इतनी ये हसल बसल ये चल रही है कि लोग जो हैं वो कॉन्फिडेंस शटर कर गए हैं डॉक्टर के ऊपर, फैमिली डॉक्टर के ऊपर। अभी उनको जैसे हमारा हुक्मरानों के ऊपर नहीं है, हमारे लीडरों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, कोई पता नहीं कौन क्या है, क्या चीज़ है, क्या, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है ना। जी जी। तो इसी तरह फैमिली डॉक्टर्स के ऊपर है, और कॉन्फिडेंस होना बड़ा ज़रूरी है। 50% लोग ट्रीट हो जाते हैं, इलाज हो जाता है जब डॉक्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? पेशेंट आया, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये क्वालिफाइड डॉक्टर है। सही। उसको कि ये किसी मकसद है कि जैसे हेल्थ केयर कमीशन है या पीएमसी है, पीएमडीसी है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है नंबर वो लिखा होना चाहिए, वो बाहर प्रोमिनेंट होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पिक्चर, डॉक्टर की जो पिक्चर है वो साइन बोर्ड पे आनी चाहिए बाहर। ओके, ठीक है। ताकि अंदर डॉक्टर के पास जब आए पेशेंट, उसको पता हो बाहर वही डॉक्टर है जो अंदर बैठा हुआ है। सही। अक्सर जगहों पे ये हो रहा है, अक्सर जगहों पे बोर्ड पे कुछ लिखा होता है, अंदर डॉक्टर क्वैक्स बैठे हुए हैं जिनको पता ही नहीं होता कुछ। अच्छा, मोस्ट ऑफ दी जो फ्री डिस्पेंसरीज हैं इसमें क्वैक है। अच्छा। कि क्या हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं? यानी एक डिजीज़ को आप मिस डायग्नोज करके 50 रुपये ले के चलें, 60 रुपये ले लें या 100 रुपये ले लें, उस डिजीज़ को आपने डाइवर्ट कर दिया। जैसे मैंने कहा ना, कराची वाले बंदे को इस्लामाबाद भेज दिया, तो ये यही है। तो उस बंदे को आपने बीमारी कोई और बना दी। यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसको कह दिया लो ब्लड प्रेशर है, चलो 50 रुपये लिए, ठीक है, ड्रिप लगा दो, उधर से पैसे पूरे कर लो। मरीज़ को इस चीज़ की समझ नहीं है। देखें, इनोसेंट है, इनोसेंट जो लोग हैं उनकी मजबूरी से और इनोसेंस होने की वजह से नाजायज़ फ़ायदा उठाना, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। हम हकूक़ुल इबाद की बात करते हैं, हकूक़ुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, ठीक है, लेकिन हकूक़ुल इबाद, ये हकूक़ुल इबाद का हिस्सा है कि आप किसी बंदे को तंग कर रहे हैं, किसी बंदे को मिस गाइड कर रहे हैं, किसी बंदे को झूठ बोल रहे हैं, हकूक़ुल इबाद का हिस्सा है। रोड के ऊपर ब्लॉक करके पेशेंट बेचारा गया है, वो जा रहा है, उधर सड़क ब्लॉक है, ये भी आप लोगों को तंग कर रहे हैं। सहूलतें पैदा करें। हुकूमत का क्या काम है? फैसिलिटेट करें। ये नहीं है कि आप जो हालात हो गए, अनफॉर्चुनेट है कि यकीन करें कि विदाउट एनी रीज़न रोड ब्लॉक होती है। मैं ऐसी सड़क, ये कैंट्री के एरिया में ऐसी रोड भी जानता हूँ। अच्छा। को मेरा हाल महीना हो गया, वो ट्रॉले लगे हुए हैं बंद है। क्या तो बंदा अभी कोई वो चीज़ ही नहीं है, तो कार्रवाई तो इधर हो रही है। अच्छा, इधर भी जो कार्रवाई हो रही है उसमें भी बंदा अभी कोई नहीं है, ठीक है, वो पता नहीं क्या कार्रवाई हो रही है। ये हमें ये चीज़ें थोड़ा सा देखें, मैं हुक्मरानों से और जो भी लोग हैं जो कंसर्न हैं उनको थोड़ा सा ये अपने आवाम की जो है ना सहूलतों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। मैं एक बात बताऊंगा, वो ज़रूरी है। मैं ब्रसल गया, यही कॉन्फ्रेंस जो पोनका की कॉन्फ्रेंस थी, हॉलैंड से हम एयरपोर्ट पे उतरे, ब्रसल जा रहे थे,
रास्ते में हाईवे थी, एक जगह के ऊपर उन्होंने बाहर लाइट के अगर देखें वहाँ पे इस तरह नहीं की देखे नई नहीं चीजें मैं hurdles बात इस तरह मैं की जो नहीं मैं होती देखे हैं। शहरी की मैं हकूक की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। वो लाइट बंद की हुई है उन्होंने, मैंने पूछा भी यार इस जगह पे लाइट क्यों बंद है, कहता है एक घर नजर आ रहा है आपको, वो दूर चल उसको डिस्टर्बेंस हो रही है। वक्त की किल्लत है। डॉक्टर Thank साहब you. मजीद भी आपसे बात करेंगे अगले किसी सेशन में और तमाम तर चीज़ों के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अरशद हुमायूं हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।